हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर क्या टीडीएस लगता है, ये किसको एप्लीकेबल है, क्या रेट पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कवर्ड है, जो टीडीएस है अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो कैसे कटेगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कैसे होगा, अगर आप बैंक लोन से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई गिफ्टेड है तो उस केस में क्या टीडीएस होगा, अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आपको कैसे बाइफर्केशन करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या ट्रस्ट हो, अगर कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी ख़रीदता है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे पेमेंट करने से पहले सेलर को टीडीएस का अमाउंट कट करके पेमेंट करनी है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर की होती है कि उसे टीडीएस कट करके जो भी सेल वैल्यू है उसको पेमेंट करनी है सेलर को। जो टीडीएस है वो कट होगा एट द रेट 1% ऑफ योर कंसिडरेशन वैल्यू, दैट इज़ योर सेल वैल्यू। जितनी भी परचेस वैल्यू आपने करी है, ठीक है, जितने भी अमाउंट पे परचेस किया है उसका 1% टीडीएस कट करके बायर को, सेलर को बाकी का अमाउंट पे करना है। इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस कट करने की। सो किस केस में जो है ये टीडीएस का एप्लीकेबल नहीं होता, अगर सेलर है वो एनआरआई है, दैट इज़ इट, ही इज़ नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में टीडीएस कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस केस में भी, एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में ये 194 आई एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर कंसिडरेशन वैल्यू जो है वो अगर 50 लाख से नीचे की है तो उस केस में भी टीडीएस कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो टीडीएस है वो आपका जो वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तब टीडीएस कटता है एट द रेट 1%। सो मान लीजिए अगर आपकी जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो है 75 लैक्स, तो ऐसा नहीं है कि 75 माइनस 50 लैक्स दैट इज़ 25 लैक्स पे कटेगा, पूरे 75 लैक्स पे 1% का टीडीएस कटेगा। जो टीडीएस है वो आपको कब डिडक्ट करना है, जब भी आप अगर पेमेंट करते हैं प्रॉपर्टी का, जब प्रॉपर्टी का पेमेंट होगा उसी वक्त आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको एक फॉर्म 26 क्यू भी सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स की साइट पे, एंड वो सबमिट करना है आपको विद इन 30 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। मान लीजिए अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया था 15 अप्रैल को, ठीक है, तो 15 अप्रैल के बाद उस महीने को छोड़ के आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, दैट इज़ अगर 15 अप्रैल को आपने टीडीएस कट किया है तो आपका जो फॉर्म 26 क्यू बी है वो सबमिट हो जाना चाहिए मई तक, दैट इज़ 30 मई तक, 30 मई तक आपका फॉर्म 26 क्यू बी सबमिट हो जाना चाहिए। जो टीडीएस डिपॉजिट करने का टाइम है वो भी 30 डेज़ का है आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज़ डिडक्टेड। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको एक फॉर्म 16B इशू करना पड़ता है, दैट इज़ टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है सेलर को, एंड वो एक प्रूफ है कि आपने जो सेलर का टीडीएस है वो डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उस बेसिस पे, फॉर्म 16B के बेसिस पे जो सेलर है वो टीडीएस क्लेम कर सकता है। ये जो फॉर्म 16B है वो बायर को इशू करना है सेलर को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 QB, दैट इज़ जब आप फॉर्म 26 QB फाइल कर देते हैं उसके 15 डेज में आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा, दैट इज़ इन फॉर्म 16B। जो आपकी कंसिडरेशन वैल्यू है, दैट इज़ सेल वैल्यू है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपने सेल किया है उसकी वैल्यू और उसके साथ साथ जो भी आपकी चार्जेस लगे हैं, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप फीस, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चार्जेस लगे वो सारा ऐड करके जो टोटल अमाउंट होगी वो आपकी कंसिडरेशन वैल्यू होगी और उसके ऊपर 1% का टीडीएस लगेगा। जो जीएसटी अगर आपका ऐड हुआ है उसमें तो वो जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा सेल कंसिडरेशन की वैल्यू में, इट विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी।
ओके, सो नेक्स्ट ये है कि अगर आपका जो TDS है, अगर आप पेमेंट करते हैं लमसम, सो उस केस में आपका TDS टोटल लमसम पे 1% डिडक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं सेलर को, सो अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ है तो उस पर आपको 1% का TDS डिडक्ट करना होगा। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ है तो उस पर भी आपको 1% का TDS डिडक्ट करना होगा। सो सपोज़ आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो अगर 80 लैक्स है और आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है 1 मई को एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 जून को किया है, तो आपने अगर 40 लैक्स 1 मई को किया है पेमेंट, तो उसके ऊपर 1% TDS डिडक्ट होगा। और 15 जून का जो 40 लैक्स का पेमेंट किया है उसके ऊपर भी 1% का TDS अलग से डिडक्ट होगा। सो अगर जो बायर है उसने अगर बैंक लोन लिया है प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, और जो पेमेंट है वो डायरेक्टली बैंक अगर पेमेंट करती है सेलर को, तो उस केस में जो TDS है वो फिर भी बायर को ही डिडक्ट करना है। बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है TDS डिडक्ट करने की। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की ही है अगर वो बैंक लोन लेता है फिर भी। एंड सो जो आप फॉर्म 26QB फिल करते हैं वो आप पैन के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ उसमें सेलर एंड बायर का पैन रिक्वायर्ड होता है, टैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। और अगर इन केस अगर सेलर है वो पैन नंबर अगर खुद का नहीं दे पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में जो TDS का रेट है वो 20% का हो जाएगा। दैट इज़ बायर को जो डिडक्ट करना है वो 20% के रेट पे डिडक्ट करना होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी अगर है, दैट इज़ अगर बायर है वो अगर जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है और अगर सेलर भी अगर एक से ज़्यादा है, तो उस केस में TDS कैसे डिडक्ट होगा, आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं 26QB का। सो अगर 1 बायर है 1 सेलर है तो उस केस में आपको एक ही फॉर्म भरना है 26QB का। अगर 2 बायर है और 2 सेलर है तो 4 फॉर्म्स हो जाएंगे। अगर 1 बायर 2 सेलर्स हैं तो 2 फॉर्म हो जाएंगे, और 2 बायर्स एंड 1 सेलर है तो भी 2 फॉर्म्स हो जाएंगे। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी परचेस करी है और प्रॉपर्टी 3 बायर्स ने परचेस करी है ABC, एंड जो सेलर्स है वो X एंड Y है, 2 सेलर्स है, और प्रॉपर्टी परचेस की है 90 लैक्स की। तो जो फॉर्म 26QB है वो तीनों बायर को इक्वली दोनों सेलर्स को के अगेंस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट इज़ ए को एक्स के लिए 15 लैक्स का फॉर्म फिल करना पड़ेगा 26QB का, ए को वाई के लिए भी करना पड़ेगा, बी को एक्स के लिए B to Y, C to X एंड C to Y। ओके, सो 90 लैक्स जैसे जितना भी प्रोपोर्शनेट है, जितना भी जो भी रेशियो आपका एग्रीमेंट में हुआ है उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो बायर को सेलर्स के लिए सेलर्स के अगेंस्ट फॉर्म 26QB फिल करना है। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल है वहाँ यहाँ मैंने इक्वली लिया है। सो जो 90 लैक्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ABC तीनों के लिए इक्वली डिवाइड किया, दैट इज़ 30 लैक्स। एंड देन जो ए का जो पोर्शन है दैट इज़ 30 लैक्स को X और Y के लिए प्रोपोर्शनेट किया है। दैट इज़ ए का 15 लैक्स टू X एंड ए का 15 लैक्स टू Y। सेम केस विथ B एंड C। आई होप ये क्लियर है आपको। सो नेक्स्ट चलते हैं लेट फीस के तरफ। अगर फॉर्म 26QB आप किसी भी रीज़न की वजह से विद इन द टाइम लिमिट दैट इज़ 30 डेज़ के विद इन अगर आप फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में लेट फीस हो जाती है, दैट इज़ 200 रुपीज़ पर डे। 200 रुपीज़ पर डे चार्ज हो जाएगा आपको। बट जो लेट फीस है वो TDS के अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। सो फॉर एग्जांपल आपका अगर TDS का अमाउंट 10,000 है तो उस केस में जो लेट फीस है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। सो अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर फॉर्म नहीं भर पाते 26QB, सो लेट फीस के साथ साथ आपको एक पेनाल्टी भी लग जाती है, और पेनाल्टी जो है वो मिनिमम 10,000 है टू मैक्सिमम इट विल बी 1 लाख। सो if you have any other query, please do write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Thank you.